अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई है। मगर इस वीडियो का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर आई है। एक बड़ा ही दबंग किस्म का फैसला दिया है जस्टिस बाबर सत्तार ने, और वो फैसला क्या है उस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वसीम मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। दोनों साथियों के साथ बात करेंगे। पहले सोहेल रशीद साहब से हम ब्रीफली पूछ लेते हैं, जो सर बाबर सत्तार साहब ने आज डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ऐसा ही है, उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। और उसका बैकग्राउंड ये है कि जब पिछले एक साल से पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के खिलाफ एमपीओज के 3 एमपीओज के ऑर्डर्स जारी किए जाते थे पूरे मुल्क में डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। एक केस में रिहा होते थे और दूसरे में। ऐसा ही इस्लामाबाद में जब हुआ शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के केस में, तो इस पर बड़ी एग्जम्पशन ली थी जस्टिस बाबर सत्तार ने, और उन्होंने कहा कि अब डिप्टी कमिश्नर कोई जारी नहीं करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने जब जारी करके इन 2 लोगों के 3 एमपीओ जारी करके इनको अरेस्ट रखा, शानदाना गुलजार और शहरियार। जी, तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की गई थी, और उसमें उनको बिल्कुल कोई रियायत नहीं दी गई, और शायद बनती भी नहीं थी, क्योंकि वाज़ेह अहकामात के बावजूद डीसी जो हैं वो उनकी जानिब से एमपीओ जारी किए जा रहे थे। ये वो वाला केस था। इसमें अब ये कंक्लूड होने के करीब है, और उम्रे पे जाने का आगाह किया था हफ्ता पहले भी डीसी साहब की जानिब से अदालत को, लेकिन अदालत ने यह कहा था, जस्टिस बाबर सत्तार ने ये रिमार्क्स दिए थे कि आपके उम्रे पर जाने से पहले हम इस केस का फैसला सुना देंगे। और अब ये फाइनल आर्गूमेंट्स की स्टेज पर था, इसमें आदमी बहस होनी थी और फैसला आना था। गुज़श्ता रोज़ भी आगाह किया गया कि उम्रे पे जाना है, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की थी। आज लेकिन जब समाअत हुई तो वो पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें बताया गया अदालत को कि जी राजा रिजवान अब्बासी जो स्टेट की जानिब से प्रोसिक्यूटर होते हैं बहुत आम से मुकदमात में, वो इस केस में उनके वकील हैं इरफान मेमन साहब के। उन्होंने बताया कि वो अपनी वालदा के साथ उनके हुक्म पर उम्रे पर जा रहे हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि हमने तो उन्हें इजाज़त नहीं दी थी और वो अभी खैरपुर में है, ऐसा भी ये बताया गया। इस पर अब चारों सूबों के आईजी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जस्टिस बाबर सत्तार ने, और इस्लामाबाद के आईजी को भी, कि जहां भी मिले डीसी उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए, क्योंकि वो तौहीन अदालत के केस में उनको कार्रवाई का सामना है, और ऐसे में उनको इजाज़त भी अभी तक नहीं दी गई बैरून मुल्क जाने की, और वो अदालत पेश नहीं हुए उसके बावजूद कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी। आज जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी उसको भी खारिज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अब ये ऑर्डर जो जारी किया है, इसे लगता ही है कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनके ज़रिए ये सारा काम होता है या जो ये करते हैं सब, कि उनको एक कानून के ताबे लाया जाए और उनको बताया जाए कि अदालतें मौजूद हैं, और आप अदालत का जब वाज़ेह ऑर्डर हो उसको ना मान के तो आप इस तरह कोई मैसेज नहीं दे सकते हमें। और ये दीदा दलेरियाँ कई हैं। ये वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, जिनको इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स के बावजूद चेंज नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट में बताया था जब मगरब के बाद अदालत लगी थी कि जी हमने तो तमाम मुल्क के डीसी चेंज कर दिए हैं। ये उससे पहले भी मौजूद थे, ये उसके बाद भी मौजूद रहे। इन्होंने इस्लामाबाद के इलेक्शन भी कराए, जैसे भी कराए वो सब सामने है। अब ये उम्रे पे जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार ये चाहते हैं कि आप अपना फैसला सुने, उसके बाद आप तसल्ली से उम्रा करें। तो यहाँ पर ये सेफली हम कह सकते हैं कि एक लाडला जो डीसी है अब वो कानून के शिकंजे में आ चुका है। कानून के शिकंजे में तो आ चुका है, और हथकड़ी लगा के पेश करने का हुक्म दिया गया है कि डीसी साहब आप जो लोगों को हथकड़ियाँ डलवाते थे एमपीओ जारी करके, जिसको हम अदालतें कह रही थी कि ये कोई कानून नहीं है, ये अंग्रेज दौर का जो आप उठा के ले आते हैं सियासी लोगों को अंदर रखने का, इसका अमल मजीद ना करें, इसके ऊपर ना अपने ऑर्डर्स जारी करें। आपने फिर भी जारी किए हैं, लिहाजा आपको अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और बिल्कुल गैर मामूली किस्म का इस केस को चलाया गया, और उसकी वजह यही थी कि हाई कोर्ट एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी, वरना लोग आके सॉरी करते हैं और केस खत्म भी हो जाता है। लेकिन ये चूंकि मामला ऐसा था कि जिसमें उनके किए की सजा सिर्फ कोर्ट ने नहीं, 2 लोगों ने भी भुगती है, जिनको अंदर रखा गया अदालती अहकामात के बावजूद। तो उसमें अब ये जो है ना अना का मसला अगर बनाया गया था डीसी साहब की जानिब से, तो वो उनके करियर को फना करने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। वसीम साहब आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज का हुक्म है जस्टिस बाबर सत्तार का, इसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, किस कदर
गहरे इसके असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद ही जब तक जस्टिस अजहर मिनुल्लाह साहब थे हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले पर बड़ा एक ज़बरदस्त स्टैंड देखने को मिलता था। उसके बाद फिर हमने देखा कि बदकिस्मती से वो जो तमाम तर एग्जाम्पल्स जस्टिस अजहर मिनुल्लाह सेट कर गए थे, या बुनियादी इंसानी हकूक़ का तो मोनोमेंट सुप्रीम कोर्ट भी बन उस रहा तरफ भी मैं आता हूँ। ये जो आप आइन की बातें कर रहे हैं और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात भी हुआ है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सुहेल रशीद साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्लास ले रहे हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। सबसे पहले वही अगेन बात कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, होना चाहिए, मगर मैं शायद आप मुझे मेरा नाम मायूस रख दें तो बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह है, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान में ना हर 3 साल के बाद ना एक नया डॉक्ट्राइन आता है। जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान का डॉक्ट्राइन है ना, उसकी जो सबसे एक अहम जिम्मेदारी है वो ये भी है कि पाकिस्तान की जुडिशरी को बेवकूफ़ करना है उसने, और उसने बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी हासिल की है, और उसमें बदकिस्मती से हमारी जुडिशरी ने भी पूरा साथ दिया है। वो अदलिया से फैसले ना मानकर अदलिया के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले नहीं मानेगा यहाँ बंदियाल साहब की आप हाँ, बात कर और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अदालतों से फैसले लेकर, और अब अगेन वही दूसरी बात देखिए, ये जो जिस डीसी साहब के बारे में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर दिया ना, अदालती नज़ीरों की रोशनी में भी उन्होंने फैसला कर दिया, मगर वो डीसी साहब बहुत मजबूत आदमी है, वो शायद हमारी अदालतों से भी मजबूत आदमी है। इस मुल्क में हमने ये भी देखा है कि जब कोई बहुत बड़ा इश्तिहारी होता था पूरी रियासत उसके पीछे होती थी। मजबूत होते तो आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होती। बदकिस्मती है ना, हमारी अदालतों से मजबूत हमारे एंकर भी हैं, और हमारी अदालतों से मजबूत हमारी वो सियासी जमातें भी हैं जो अभी नई बनी हैं। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है कि पूरे एक शख्स पूरी रियासत को मतलूब होता था और वो अचानक किसी एंकर की अदालत में आके मिलता था या किसी सियासतदान की अदालत में मिलता था, और उसके बाद अगले दिन पुलिस रिपोर्ट जमा कराती थी कि जी इस शख्स की गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, और अब डीसी साहब, मैं अगेन कह रहा हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह वो पूरा केस लेकर चले हैं। ना करें, मेरी बड़ी उम्मीदें थी काजी फाइज साहब, जस्टिस बाबर सत्तार तक की हद तक मेरी हैं। मैंने उनकी अदालत को ऐसा जितना कवर नहीं किया, सुहेल रशीद साहब ने ज़्यादा बेहतर आपको बताया। जो दूसरी आप बात कर रहे थे ना, मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अहकामात दिए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, आप रोज़ भूल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब शायद मैं कह रहा हूँ कि ये जो आईनी इदारा है ना, ये 100 टाइम मल्टीपल हो के मजीद आइनी इदारा हो जाएगा मुस्तकबिल में। सिद्दीक जान की रूह नहीं आ गई थोड़ी खैर तो 100 टाइम, मैं आपको आप मेरी बात पे फोकस नहीं कर रहे। आईनी इदारा जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुहेल रशीद साहब, ये शायद आज से 2-3 हफ्ते बाद 100 टाइम मल्टीपल होके एक आईनी इदारा बन जाएगा। और उसके बाद अगर आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कवर किया, फोटो रेफरेंस की, मैंने बिल्कुल किया, उसमें एक चीज की गई है कि जो भी गैर आईनी इकदाम होते हैं वो इदारे के नहीं होते, वो इनफरादी शख्सियात के होते हैं, उनका इनफरादी फेल होता है, तो लिहाजा उसको इदारे का नहीं देखना चाहिए। एक स्टेप फर्दर उन्होंने एग्जोनरेट कर जी उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को भी जो कुछ गलत हुआ है तो शख्सियात तक देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कभी तनकीद की आपने? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब पे तनकीद की थी, नोटिस क्यों मसूल हुआ है आपको? आपने तो एक इनफरादी शख्स पे, बड़ा वैलिड पॉइंट। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं नोटिस की तलाश में मुझे मसूल नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा, इनका दिल है कि आपको पहुंचे, नहीं पहुंचा। लेकिन बात यह है कि मैंने तो फैसले पे तनकीद की थी सबसे पहले, मैंने तो इनफरादी पे भी नहीं की थी, और उसको बाद में रिमार्क्स किया तक तो चीफ जस्टिस साहब ने तस्लीम किया कि फैसले पे आप तनकीद करने पे किसी को नोटिस ना करें। अब देखते हैं आगे ये केस किस तरफ चलता है। लेकिन आज की बात उन्होंने एक ऑफर दी है चीफ जस्टिस ने, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जी सब अपनी अपनी जो है ना नियाम में तलवारें रख लेते हैं, और जिसने जो किया उसके गले में घंटी बांधते हैं कि जी ये ज़िया का गलत कारनामा था, और ये सुप्रीम कोर्ट के फला जज का गलत कारनामा था, उसको फांसी देना, और ये सारे मार्शल लॉ की पैदावार थे, और ये आइन का इसमें कोई अमल दखल नहीं था, बांधी जाएगी, अफवाज पाकिस्तान का अमल दखल नहीं था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का इदारा अमल दखल नहीं था, ये ज़ियाउल हक का काम था, और ये फला जज साहब का काम था, नसीम शाह का काम था। 19 फरवरी है या 20 फरवरी है? 20 फरवरी है। ये घंटी माजी से 1947 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक डाली जाएगी। उन्होंने अगर डाली गई तो सबसे ज्यादा शोर घर से निकलेगा। उन्होंने यही कहा है कि हमारी जो है ना हिस्ट्री बहुत खराब है और हम माजी में ही रह रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं नई शुरुआत करनी है। ये बहरहाल आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक ऑफर दी है, मैं सारे इदारे अपनी अपनी अना छोड़ दें, ये ना कहें जी कि हमारे इदारे पे बात आ रही है, ये कहते हैं कि ये हमारा फलां इंडिविजुअल था, इसने गलत किया था, उसको आप उसकी मजम्मत करें, उसकी मलामत करें, और उसको अपने इदारे से साइड लाइन करें। और शायद ये परवेज मुशर्रफ की फांसी की जो सजा बरकरार रखने का फैसला है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी वो कहते हैं कि वो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं। ये चीफ जस्टिस ने बड़ा वाजे किया कि मार्शल लॉ आर्मी नहीं लगाती,
एज इदारा मेरा एक बुनियादी सवाल है। मार्शल लॉ चीफ जस्टिस की इनफरादी तौर ऑब्जर्वेशन पे के कुछ बारे में मेरा एक शख्सियात बुनियादी बनाते हैं। इनफरादी तौर पर एक आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाता है, उसके नीचे जितने भी रैंक्स के ऑफिसर्स हैं, एक आम फौजी तक लेकर, वो उनके अहकामात मानते हैं कि मार्शल लॉ के अंडर जो वो काम कह रहा होता है आर्मी चीफ वो सारे कर रहे होते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि इस आर्मी चीफ ने गलत काम किया है? तो आपने जब किसी बंद या पतली गली से निकलना हो, एग्जैक्टली आपने जब किसी पतली गली से निकलना हो तो फिर आप इस तरह के आर्गुमेंट्स लेते हैं। और मैं अगेन दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर आपने शामिल हो जाए, अगर गारंटी कि माजी वाले की मलामत करेंगे, आगे की गारंटी देंगे। गारंटी हम मांगते किससे हैं? माजी में हमने देखा, पिछले हफ्ते में हमने देखा, आगे हमने ये गारंटी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी हम ये गारंटी मांग रहे होते हैं। तो आप मामले की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाइए। और दूसरा, मेरी तो ख्वाहिश है, बल्कि हम सब सहाफियों की ख्वाहिश है कि घंटी बांधी जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं आदिल सरफराज साहब, घंटी बांधी जाएगी ना अगर, और अगर आज 20 फरवरी तक वो घंटी बांधी जाएगी तो सबसे ज्यादा शोर घर से ही उठेगा। किस पे घर से फिर कैसे उठेगा? जो लोग इनके कहने का मतलब नजर ये है कि शोर करने वाले करते रहे, शोर करने वाले करते रहे, लेकिन बहरहाल एक मैं तो उसको एक वे फॉरवर्ड के तौर पे तो देख सकता हूँ ना, कि वे फॉरवर्ड तो है कि अनाज छोड़ने का एक ऑप्शन तो दिया गया है ना, कि यार आप इदारे पे क्यों लेते हैं? हम कहते हैं मुशर्रफ ने गलत किया, हम कहते हैं ज़िया ने गलत किया, आप इदारे पे क्यों लेते हैं? आप इदारे पे ना लें, आपके हाँ उन्होंने गलत किया है, ये बातें तब इदारे की ये पॉलिसी नहीं है ना, इदारे को मौजूद की जाने बातें हैं। इसमें क्या जाती है? ये तो एक खैर ना खत्म होने वाली बात है, ना खत्म होने वाली बहस है ना। एक आखिरी बात मैं कर लेता हूँ, अगर हमने माजी की गलतियों को दुरुस्त करना होता ना, सबसे पहले हम अपना हाल दुरुस्त करते। इन इंतखाबात से कबल एक साबिक वजीर आजम को, आज आप एक साबिक वजीर आजम की फांसी का केस लेकर बैठे हैं, इन इंतखाबात से कबल एक और साबिक वजीर आजम के ऊपर 3 मुकदमात, आप ट्रायल कोर्ट हमसे ज्यादा बेहतर कवर करते हैं, आपको मामलात की संजीदगी का हमसे ज्यादा आइडिया है। जिस तरह से ये 3 ट्रायल चलाए गए और अब सजाएं दी गई, और उसमें एक केस में फांसी की बातें भी होती रहीं, जो सगासा थी वो आके बाहर बताती थी कि जी फांसी की सजा भी हो सकती है, और उस पर आयन का आर्टिकल 10 जिस तरह रोंदा गया 10A, और मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए रोंदा गया, तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये घंटी बंदेगी तो अपने घर से ज्यादा आवाज आएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में अभी आप इसलिए नहीं देख सकते कि जो आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, ठीक है, नाम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान जो हैं उनको ट्रायल कोर्ट में ट्रायल किया गया, उसमें ज़ाब्ते बिलाशुबा जो है ना वो फॉलो नहीं किए गए। फेयर ट्रायल के ऊपर क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास एक रेमेडी है कि उनको ट्रायल एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट में किया गया है। हाई कोर्ट एक अपील है, सुप्रीम कोर्ट दूसरी अपील है। हाई कोर्ट्स ने अभी तक उनके जो ट्रायल उस तरह के आए हैं उनको सस्पेंड किया है, ठीक है। तो आप जब एकदम पूरी जुडिशरी पे आप एज इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन करेंगे कि आपके होते हुए ये हो रहा है ना, तो वो कहेंगे नहीं सर, एक बंदे ने किया हमारी, उसके ऊपर वाली कोर्ट ऑलरेडी उस सेंटेंस को जो है ना सस्पेंड कर चुकी है, देते हैं कि बाद में चीजें सस्पेंड कर दी है। नहीं, 10A आयन का आर्टिकल 10A किताब से वो सफा फाड़ते हैं और ये जो मकबरा बाहर बन रहा है दिल सरफराज साहब, वहां पर फ्रेम करके लगवा देते हैं कि यार मोनूमेंट, एक मर्तबा आपने कहा था, मुझे आज की आपकी वो ट्वीट याद है, इंसाफ की फराहमी से बुनियादी इंसानी हकूक के मकबरे तक, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। तो आप देखिए पतली गली से मत निकलिए, लिहाजा मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप 10 आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, होना वैसे ही चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी इमरान खान के मामले पर 2 फोरम्स मौजूद हैं। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जिन्होंने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी किया ना, उनको पहले तो हाई कोर्ट ही बहुत बुरी तरह स्नब करेगी, और उन जजेस के ऊपर बात भी होगी कि आपने किस कंडक्ट के तहत ये सारे मामलात किए हैं, और यकीनन उन जजेस को भी जो है ना नेम किया जाएगा। और आप जो बात कर रहे हैं उसमें मय्यूद दिलावर के फैसले पे क्या कहा हाई कोर्ट ने? सस्पेंड किया हुआ है ना सर, नहीं, और उसके बाद मतलब मुकर्रर हुआ है, बहुत क्विकली सस्पेंड कर दिया। कि सस्पेंड तो सर कोई भी ऑर्डर हो जाता है ना, उसको उसके ऊपर अपीलें नहीं सुनी जा रही ना, असल मुद्दा ये 3 बार उनकी जो है ना पहले भी ऑर्डर्स रिमांड बैक हुए हैं, उनकी अभी किसी हुमायूं दिलावर की किसी एक जजमेंट ने फाइनलिटी अटेंड नहीं की, और ना उस केस में इमरान खान गिरफ्तार है इंग्लैंड, ठीक है। अब इस वक्त वो गिरफ्तार है नैब के केस में, जो जज बशीर साहब का फैसला है उसके ऊपर अलबत्ता जरूर जुडिशरी को एक चीज देखनी चाहिए कि एक ही जज है जो 9 साल रहा है, 3 साल के लिए साहब का जज लगता है, 2 बार उसको एक्सटेंशन मिली है, उसने 2018 में नवाज शरीफ साहब को सजा दे दी, वो सजा आला अदालतों में बरकरार नहीं रह सकी, लेकिन आज एक बहस मौजूद है कि उससे पाकिस्तान में जो है ना एक इंतखाबी अमल को ठेस पहुंची थी। आज उन्हीं बशीर साहब ने एक और इलेक्शन से पहले इमरान खान को सजा दे दी।
उनका वो फैसला भी अगर कल बरकरार नहीं रहता तो बशीर साहब ये मार्च में रिटायर होकर घर जा रहे हैं। तो मुझे पूछें नए जज कि ये जो पूरे मुल्क में जिन्होंने ये काम किया, नासिर जावेद राना उनकी जगह आ गई, जिनके फैसलों की वजह से पूरे मुल्क में ये कोहराम बपा हुआ है, उनको भी पूछा जाना चाहिए। और एक एहतसाब का निज़ाम, जो असल एहतसाब का निज़ाम है ना जुडिशरी के लिए और पूरे इस जस्टिस सिस्टम के लिए होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि एक तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कि आपने जो केस बनाया वो कितना स्ट्रांग था और आपने इतने बड़े लीडर पे हाथ डाल दिया और बाद में उसमें से कुछ नहीं निकला और उसे नुकसान अगर मुल्क का हो गया, फर्ज किया, मैं उस पर बात नहीं करनी चाहिए ज्यादा। 9 मई को जो हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिरे से नहीं है, नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी, एक अरेस्ट ही हुआ था ना, लेकिन कल को उस तफ्तीशी का बनाया गया वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल अगर बोगस निकलता है और किसी हाई कोर्ट में ये बात आती है कि यार ये तो केस बनता ही नहीं था, इसमें तो क्रिमिनल कोई चीज है ही नहीं, इसमें तो पैसा सारा पे हो गया हुआ है और स्टेट के पास है, तो आईओ को नहीं पूछेगी कोई कोर्ट कि यार ये वही वाला केस है जिसमें तूने अरेस्ट डाला था तो लो में ही हो गया था। आपने इतना ट्रायल कोर्ट कवर किया, किसी आईओ को, किसी जज को आज तक कटहरे में खड़ा किया गया नहीं। जज बशीर साहब, जहां तक बात है ना, जज के फैसलों पर आप कर सकते हैं, जज के फैसलों की बुनियाद पर आप उनको हटा नहीं सकते। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बड़ा वाज़ेह एक असूल है। ठीक है, जो हमारी स्टेट एजेंसीज जो काम करती है इस तरह के, आज तक किसी से नहीं पूछा गया। फैसलों पे नहीं, जज के फैसलों में मिसकंडक्ट पे उन्हें जरूर हटाया जाना चाहिए। मिसकंडक्ट क्या होता है कि एक बंदे का 342 का स्टेटमेंट नहीं हुआ उसे सजा दे दें। मिसकंडक्ट ये होता है जनाब कि उसको वो कह रहा है मैंने डिफेंस पेश करना है, आपके नहीं जजमेंट रिजर्व है, तो उसके लिए एक चीज तरीकाकार ये है, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में ही अब समझा है कि आपके पास मुख्तलिफ रेमेडीज होती हैं। जिस तरह भुट्टो केस में मंसूर अली शाह साहब कई दफ़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि एक आप अगर लोअर कोर्ट में है, लोअर कोर्ट से जब अगर गलत फैसला हो भी गया है तो वो हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट में वो सही हो जाता है। अगर हाई कोर्ट में भी कुछ गलती रह जाती है तो इवेंचुअली एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो अब यानी इस मामले के अंदर तो भुट्टो साहब की जो तमाम रेमेडीज हैं वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो वो किस तरह वो इस सेंस में बात कर रहे थे। मगर सवाल ये है कि जब एक जज ने अगर कुछ फैसला कर दिया है जो गलत भी है, लेट से मेरिट्स के ऊपर या जिस तरह भी, आप उसके ऊपर उसको हटा तो नहीं सकते ना, आपके पास मुख्तलिफ रेमेडीज है। मगर जहां तक बात आप कर रहे हैं नैब की या इन रेफरेंसेस को फाइल करने की, वहां पर तो इंटेंट देखी जाएगी। प्रोसिक्यूशन पे क्वेश्चन होना चाहिए ना, प्रोसिक्यूशन पे सबसे पहला क्वेश्चन जाना चाहिए। ये तो मैं कई बार राय दे चुका हूँ, नैब को मैंने बड़ा करीब से कवर किया है कि नैब में जो चेयरमैन नैब होता है, सरता पार किया आपने, उस दौर में भी कवर किया है। ठीक है, बात यह है कि चेयरमैन नैब जो होता है ना, वो जो रेफरेंस साइन करता है, इन पे उसकी स्टेटमेंट लगी होती है कि मैंने ये एविडेंस देखा है और मैं सेटिस्फाई हूँ कि ये केस बनता है, लिहाजा इसको अदालत में लगा जाए, लिया जाए और इन लोगों को ट्रायल करके सख्त सजा दी जाए। इसके बाद जब केस बोगस निकले ना, तो एटलीस्ट एक बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो गया, जाके चेयरमैन नैब लगा हो, तो उससे तो पूछा जाना चाहिए कि भाई किस एविडेंस की बुनियाद पे ये केस बना था, या कोई भी चेयरमैन नैब है उसको ये पूछा जाना चाहिए कि किस बुनियाद पे आपने ये एविडेंस कहाँ से लाए थे आप, जिसमें एविडेंस था ही नहीं और आपने लिख दिया जी कि मैंने देखा और मैं सेटिस्फाई भी हूँ। और उसके ऊपर एक चेक जरूर होना चाहिए कि जिस चेयरमैन नैब ने, सबसे पहले मेरी राय ये है कि नैब का जब रेफरेंस आया वो बहस और तरफ चली गई है, उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि एहतसाब अदालत उसमें ना दोनों फ्रीकेन को नोटिस जारी करके मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करे, और वो मेंटेनेबिलिटी जो है ना वो चैलेंजेबल हो, उसमें अपील का फोरम मौजूद हो, वो उसी वक्त ट्रायल होने से पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक टाइम दे दें कि 2 हफ्ते के अंदर ये सारा प्रोसीजर निकलेगा कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। सर मसला ये है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी मेंटेनेबिलिटी जब तक, वरना पता क्या होता है, नैब के केस में ये इमरान खान का जो है ना सबसे रिकॉर्ड याफ्ता तेज रेफरेंस चला है, तोशा खाना के 2 महीने के अंदर सजा भी हो गई, 2 महीने के अंदर तो हाजिरी पूरी नहीं होती सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदालतें काम कर रही हैं सर। 7 साल 2019 में जाली अकाउंट्स रेफरेंस दायर हुए हैं, होना शुरू हुए हैं, अभी तक किसी में 4 गवाह हुए हुए हैं, किसी में 5 गवाह हुए हुए हैं। ठीक है, उससे आगे केस बढ़ा ही नहीं है, उन्होंने वकील भी चंगे है। और तोशा खाना ही उसमें एक और केस था, उसी के सिलसिले की कड़ी था जो नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के खिलाफ दायर हुआ। 5 इसमें मुल्ज़मान सरकारी गवाहों पर जरा सरकारी वकील ही कर रहे होते हैं। ट्रायल हमने यही देखा ना इस्लामाबाद का। इससे ज्यादा शफाफियत आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो यही तो। अच्छा, आखिरी बात सुन, आप ना किसी दिन पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह जब बेहतर होंगे, जो गुज़श्ता 2 सालों में पंजाब पुलिस में इंशाल्लाह पंजाब पुलिस में जो तरक्कियां दी गई हैं और जो अलाउंसेस दिए गए हैं वो किस बुनियाद पे दिए गए हैं, जब वो तहकीकात बाहर आएंगी ना, जब वो चीज़ें सामने आएंगी। बदकिस्मती है, सुहेल रशीद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, महज़ब माशरों में ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो, मैं नाम ले लेता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हमारी सियासी जमातों को ज़्यादा फेंटा लगाती है, उसको बड़ा उदा मिलता है। क्या बात। आज इधर बिलावल भुट्टो खड़े थे तो उनको मतीउर जान साहब ने ये सवाल किया कि आप जनाब इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबूत दें, तो लिहाजा मलिक साहब आप सबूत दें।
अच्छा, वो बड़ा मजे का उनका मुकालमा हुआ है। जी, जी। भुट्टो साहब को गुस्सा भी काफी आया है। वो गुस्सा इसलिए भी है कि उन्होंने जो है ना लाइव कैमरा में पूछ नहीं, लिया। लाइव कैमरों में पूछ लिया कि समझौता कर रहे हैं, तो दूसरा बिलावल साहब ने उसको सौदा कर रहे हैं सुना, तो उन्होंने कहा आप सबूत दे, मैं सौदा कर रहा हूँ। मैंने कहा सौदा किया है, ठीक है। उनको अंग्रेजी उर्दू का थोड़ा सा मसला है, लेकिन चले वो समझौता भी ऐसा ही सौदे में ही आता है कि आपने वो कर लिया उनसे एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो उस पर अग्रीव थे और उन्होंने कहा जी आपने इंटरनेशनल नेशनल मीडिया के सामने मुझ पे कह दिया कि समझौता कर रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि अगर मेरी कोई मुलाकात हुई होगी तो उसमें एडमिट भी कर रहे आइन की बात की होगी। वो बिल्कुल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है जी कि अगर मैंने अगर कोई उनसे बात की भी है तो वो आइन और कानून की है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने की क्यों है। बहरहाल नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।